नमस्कार, मैं शशिकांत। इस महीने की 1 तारीख को दिल्ली के कैंटोनमेंट के पुराना नांगल इलाके में कूड़ा बिनकर गुजारा करने वाले एक बेहद गरीब परिवार की 9 साल की बच्ची की कथित रूप से रेप और मर्डर की घटना सामने आई है। बकौल बच्ची की मां उनकी बेटी पास के श्मशान में लगे वाटर कूलर से पीने का ठंडा पानी लेने गई थी और काफी वक्त बीत जाने के बाद भी लौटकर वापस नहीं आई। इस बीच पास के ही मंदिर के पुजारी की सूचना पर जब बच्ची को ढूंढते हुए उसकी मां वहां पहुंची तो पुजारी ने ही यह बताया कि वाटर कूलर से पीने का ठंडा पानी लेते वक्त करंट लगने के कारण बच्ची की मौत हो गई है। कथित तौर पर पुजारी ने पुलिसिया कार्रवाई और पोस्टमार्टम के जरिए बच्ची के शव को विकृत किए जाने का भय दिखाकर लगे हाथ उसके अंतिम संस्कार कर डालने का दबाव बनाया परिवार वालों पर। परिवार का आरोप है कि शाम के लगभग 7:30 बजे पुजारी ने बच्ची के पिता की अनुपस्थिति में और मां की मर्जी के खिलाफ शव को चिता के हवाले कर दिया। इधर इलाके में खबर फैलने के बाद परिवार वालों के साथ कोई 200 लोग इकट्ठा होकर शोर मचाना शुरू कर दिए और बच्ची के पिता ने लगभग जल चुके शव के पांव के एक हिस्से को चिता से खींचकर बाहर निकाला। परिवार का सीधा आरोप है कि पुजारी राधे श्याम और उसके 3 कर्मचारियों के द्वारा बच्ची की रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों के जरिए यह घटना कहीं ज्यादा विस्तृत तरीके से अब तक आप तक पहुंच चुकी होगी। आइए हम इस पूरे मसले की एक तथ्यात्मक विवेचना, फैक्चुअल डेलिबरेशन से संबंधित कुछ पहलुओं पर गौर करें। अगर थोड़ी देर के लिए पुजारी के इस कथन को सच मान भी लिया जाए कि बच्ची को वाटर कूलर से करंट लगा है, तो यह तय करने का अधिकार या फिर औपचारिक या प्रामाणिक तौर पर यह सत्यापित करने का अधिकार किसे है कि बच्ची की करंट लगने से वाकई में मौत हो चुकी है? यह कौन बताएगा कि हताहत की मौत हो चुकी है या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट से उसके रिकवरी के चांसेस अब भी बाकी हैं? एक पुजारी या फिर एक डॉक्टर? सोच के देखिएगा। अगर पुजारी की बात मान भी ली जाए कि बच्ची की मौत करंट लगने से ही हुई है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि यह एक दुर्घटना थी। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। और अगर पुजारी इस घटना का विटनेस था तो जाहिरा तौर पर इतना बड़ा बवाल मोल लेने के बजाय वो पुलिस को इस घटना की सूचना भर देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ सकता था और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन परिवार वालों का आरोप है कि बजाय ऐसा करने के पुजारी ने परिवार वालों पर दबाव बनाकर शव को जल्दीबाजी में चिता के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस पर परिवार और पड़ोसियों ने कैमरे के सामने आकर आरोप लगाया है कि शुरुआत में बजाय आरोपियों को गिरफ्तार करने के उल्टे पीड़िता के माता पिता के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने परिवार को यह लिखित में देने को कहा है ताकि मारपीट के आरोपों की जांच की जा सके। इस पूरे मामले पर एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए डीसीपी साउथ वेस्ट ने बताया कि सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने प्राइमा फेसी ये पाया है कि वाटर कूलर में करंट आ रहा था। हालांकि अभी उनकी रिटन रिपोर्ट आनी बाकी है। खबर यह भी है कि पोस्टमार्टम कर रहे मेडिकल बोर्ड का कहना है कि शव के बचे हुए हिस्से से यह पता लगा पाना मुश्किल है कि मौत का असली कारण क्या है, मौत की असली वजह क्या है। निर्भया के मामले की पैरवी करने वाली वकील सीमा कुशवाहा का कहना है कि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने धारा 164 के तहत पीड़िता के माता पिता का बयान भी दर्ज करा लिया था, जिसमें बच्ची के करंट से मौत के पुजारी के दावों की पुष्टि होती थी। हम राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाली पूर्व की 2 चर्चित घटनाओं की मदद से यह समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों में बच्चियों के साथ होने वाली इन वारदातों में आरोपियों के खिलाफ जांच के दौरान लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका आमतौर पर कितने सवालों के घेरे में होती है। चंद दिनों पहले सितंबर 2020 का हाथरस कांड अब भी आपके जेहन में ताजा होगा। पीड़ित परिवार का आरोप था कि बलात्कार के 15 दिनों के बाद अस्पताल में हैवानियत का शिकार उनकी बच्ची के दम तोड़ देने के बाद रात के अंधेरे में बिना परिवार की सहमति के उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसा परिवार का आरोप था और अब भी है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा गठित जांच समिति ने पीड़िता के डाइंग डिक्लेरेशन यानी मौत से पहले दिए गए बयान, जिसमें कथित तौर पर उसने गांव के 4 लड़कों पर बलात्कार और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था, उस डाइंग डिक्लेरेशन को भी राज्य पुलिस ने नहीं माना। इतना ही नहीं, जांच के दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश पुलिस, इनका एक बयान आया
कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की मौजूदगी या निशान नहीं पाए गए हैं। एपरेंटली हाथरस कांड से जुड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस की गतिविधियां और बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार हत्या और बलात्कार के आरोपियों के खिलाफ केस कितना कमजोर नजर आता है। जबकि यही मामला जब सीबीआई को सौंपा गया तो 60 दिनों के भीतर सीबीआई के द्वारा चार्जशीट सबमिट की गई। सीबीआई द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट में न सिर्फ पीड़िता के डाइंग डिक्लेरेशन को साक्ष्य माना गया, बल्कि उसके साथ साथ एक विस्तृत जांच के बाद उन चारों अभियुक्तों के खिलाफ हत्या और बलात्कार के आरोप तय किए गए। इतना ही नहीं, चार्जशीट में सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने न सिर्फ सही समय पर सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही की, बल्कि इस पूरी जांच में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका यानी कि हाथरस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका भी सही नहीं रही। थोड़ा और पहले चलते हैं। आपको उन्नाव रेप कांड तो याद ही होगा। तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने सार्वजनिक रूप से लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की धमकी नहीं दी होती तो शायद उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई होती। इसी क्रम में संदेहास्पद रूप से पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत और फिर पीड़िता और उसके वकील की सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाने की खबर भी आई। तब कहीं जाकर जब सुप्रीम कोर्ट ने डेली बेसिस पर इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू, जांच में तेजी आई और कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हुई। अब गौर करिएगा, इस पूरे मामले में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर सीबीआई की टिप्पणी आपको पता होनी चाहिए। सीबीआई के मुताबिक इस केस की जांच कर रहे उच्च अधिकारियों ने सेंगर को बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जनवरी 2020 में यह अनप्रेसिडेंटेड था, यूजुअली ऐसा कम होता है। सीबीआई ने 2020 में यूपी सरकार को पत्र लिखते हुए एक नौकरशाह और 3 उच्च अधिकारियों के खिलाफ सेंगर को बचाने के आरोप में कार्रवाई की सिफारिश की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्नाव की तत्कालीन डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, जिन पर सीबीआई का आरोप था कि उन्होंने सेंगर के मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की सेंगर के पक्ष में, उन सभी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ प्रमोशंस दिए बल्कि तत्कालीन डीएम अदिति सिंह को लगे हाथ क्लीन चिट भी दे दी। उन्नाव, हाथरस और अब दिल्ली कैंट का कथित रेप और मर्डर केस। मैं ये तय करने का अधिकार आप श्रोताओं पर छोड़ता हूं कि कहीं इन सभी मामलों में लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआती गतिविधियां और उनके बयान, उनके स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज, इन सारी घटनाओं में, इन सारे मामलों में कहीं एक जैसे तो नहीं दिखते। बहुत ढूंढने पर भी उपलब्ध सरकारी पोर्टल्स पर ताजा आंकड़ा नहीं मिला। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2019 तक 828 फास्ट ट्रैक अदालतों में बलात्कार के कोई 6,33,370 मामले लंबित हैं। 6,33,370 पेंडिंग केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। इनमें से कोई 2,40,000 मामले तो सिर्फ पॉक्सो के तहत दर्ज हैं। पॉक्सो अर्थात मोटी भाषा में वो मामले जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, इनका बयान खासा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ए के सिकरी कहते हैं, बलात्कार की शिकायतों से निपटने में एक पुलिस अधिकारी के कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। आधी अधूरी जांच और सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़ के बावजूद न्यायपालिका से जादू की छड़ी घुमाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इन 6 लाख से अधिक पेंडिंग केसेस में से कितने मामले केंद्रीय जांच एजेंसियों को दिए जाते होंगे, यह आप बेहतर समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरने वाली चंद घटनाओं के अलावा सभी मामले लोकल लेवल पर ही डील किए जाते हैं। ऐसे में पीड़ित परिवारों पर क्या गुजरती होगी, उनके साथ लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कितना कोऑपरेट करता होगा, यह सोचकर ही मन सिहर जाता है। और यही विषय था जो मैं इस पूरी बातचीत में आपके सामने रखना चाहता था। बहरहाल तेज होते प्रदर्शनों के साथ और SC/ST कमीशन और राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने इंडियन पैनल कोड की गंभीर धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 302 मर्डर, 302 मर्डर, 376 पनिशमेंट फॉर रेप और 506 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उम्मीद की जाती है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी और पीड़िता के परिवार वालों को न्याय मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी और विषय की तथ्यपरक विवेचना के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।